Good morning, children. How are you all, children? Now we are going to start with our third chapter. Our third chapter is the features, problems, and policies of agriculture. As children have discussed with you all into the Zoom classes, from this chapter, the main topic is NABARD and Green Revolution. These two topics you have to pay more attention, and rest of the topics which are there, like importance of agriculture, the features of agriculture, the limitations of agriculture, they are asked but not onto the big scale but on only for 1 or 2 marks. So let us start with the आज हम फिर चालू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का. इम्पोर्टेंस ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट टू जीडीपी. ऑलमोस्ट पहले इसका कंट्रीब्यूशन जो था वो बहुत कम था, ओनली 17.4% था, अब बढ़कर 51% हो चुका है. ये लेटेस्ट डेटा 4 साल पहले का है, 2016 और 17 का है, जहाँ पे बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी की ओर देता है वो 51% है. नेक्स्ट इसका मेन इम्पॉर्टेंस ये है कि वेज ऑफ सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. जितने भी गुड्स हमको चाहिए, वीट राइस मेज बाजरा ऑयल सीड्स, ये सारा प्रोडक्शन हमको एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये मेन सेक्टर है इकोनॉमिक का. विदाउट एग्रीकल्चर सेक्टर चिल्ड्रन, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स नहीं चल सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स पूरा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे. और नॉर्थ में जो मेन स्टेपल फूड है उनका, वो जो खाते हैं वो वीट है, और जो साउथ में है उनका जो है राइस है. तो कल्टीवेशन इन क्रॉप्स का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इंडिया में. तो ये जितना भी सप्लाई ऑफ वेज गुड्स है वो हमको एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है. और ऑलमोस्ट यहाँ पे बताया गया है कि सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हर एक एम्प्लॉयमेंट को जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लोग, almost 50% of the population of our country was depending onto the agriculture sectors and they were busy in doing the farming, isn't it? Next is supply of raw material. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है वो पूरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है. जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो गुड्स चाहिए, जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कॉटन एक एग्जांपल है. अगर हमको कपड़े बनाने हैं, कपड़े की इंडस्ट्री है, तो उनको कॉटन कहाँ से मिलेगा? कॉटन उनको एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलेगा. तो कौन प्रोवाइड करता है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट इज योर शुगर केन. शुगर केन इज ऑल्सो अ वेरी गुड रॉ मटेरियल विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड. और शुगर केन जो है वो भी हमको एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है. फिर वो शुगर फैक्ट्री में जाता है, वहाँ से शक्कर बन के निकलती है. तो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट to know that it is a supply of a raw material. And next is the source of demand for the industrial goods. जितने भी industrial goods है, like they have mentioned the tractors, the harvesters, the machines, they are depending totally upon the agriculture sectors. Clear? And next is the contribution to international trade. We are exporting so many types of agriculture goods which are being exported and they are more demanded into the foreign countries. हम लोग इंडिया की तरफ से जूट जाता है, कैश्यू नट्स जाते हैं, टोबैको जाता है, कॉफ़ी बहुत डिमांडेड है, स्पाइसेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे बहुत डिमांडेड है फॉरेन कंट्रीज़ में. और ये सारा हमारा एक्सपोर्ट इंडिया से फॉरेन कंट्री में होता है. ये कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड इवन इन द कंट्री इटसेल्फ, ये जितना भी गुड्स है ये इंडस्ट्रीज में भी और लोगों के तरफ पास भी पहुँचाने का ये सब एक माध्यम है जिसके थ्रू ये मिलता है. तो एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स चिल्ड्रन. इवन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज. जितनी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है वो सारी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमको सारे गुड्स जो है हर एक जगह पे हर एक पर्टिकुलर एरिया में पहुंचाना होता है. एंड इट इज़ वेरी वेल सेड दैट इट इज़ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन एंड वी आर गिविंग द इम्पॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर्स बिकॉज इट इज़ अ वेल्थ ऑफ अ nation. This point children, I want you all to say that India occupies the highest land and rank almost somewhere into the highest field, maximum of the land or the agriculture. गुजराती में भी also it is कहावत है, क्या गुजराती में भी कहा गया है क्या हमारा जो खेती प्रधान एक देश है. आप लोग देश છે આ खेती प्रधान देश છે. Clear? Next is your children features of the Indian agriculture. Productivity. Before you will see the production was very low from Indian sector, isn't it, or the agriculture sectors. They have mentioned, I have sent you the PDF, in that you will be able to see they have compared into the country wise
राइस कितना प्रोडक्शन हुआ है, वीट का कितना हुआ है, मेज का कंट्री वाइज तो इंडिया का सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी बेनिफिट्स और इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पे। नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चिल्ड्रन, this is a main problem or this is a main situation we see into the agriculture sector. The disguised unemployment means where the extra people are working, and this we are able to see only in the agriculture sectors, where the requirement of the people is only 4 and 8 are working. The 4 extras which are there, they are called to be as an disguised unemployment. और ये situation हमको हर बार इंडियन इकोनॉमिक में भी और मैक्रो इकोनॉमिक में भी डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सिचुएशन जो है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स दे आर डिपेंडिंग ओनली डिपेंडेंस ऑन द रेनफॉल। इफ द गुड रेनफॉल इज देयर, एग्रीकल्चर विल बी वेरी गुड इन दैट ईयर। इफ द रेनफॉल इज नॉट एट ऑल देयर और द रेनफॉल इज वेरी लो, then there is a problem of drought in the country. So our country's farmers are totally depending onto the rainfall. And next is the subsistence farming. That means they are doing the farming for themselves and not for the commercial. Before the country's situation was such, children, they were doing only the farming for their own purposes and for their own benefits. वो पहले जितना भी अनाज था वो अपने घर के लिए और अपने बेनिफिट्स के लिए वो बेसिक नीड्स वो उगाते थे, उसके बाद में ही जो बचा हुआ वो मार्केट में लाके बेचते थे। लेकिन टुडे द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। आज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी उस टाइम पे वो बिल्कुल नहीं थी। दे वर हैविंग वेरी लेस इनपुट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इवन द स्मॉल होल्डिंग्स, द होल्डिंग्स विच वर देयर, दे वर ऑल्सो वेरी लेस। क्लियर? The technology also was very backward, isn't it? The technology which was there, it was also very backward. So these are the problems and features. Children, next video I will send you, that will be regarding the NABARD and the Green Revolution. Thank you, children.